नमस्कार दोस्तों, दिशा इराइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज वंदे भारत करंट अफेयर्स में आज हम चर्चा करेंगे 14 सितंबर की। 14 सितंबर को आपको पता है कि हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो दिशा इराइज की टीम्स की ओर से सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हिंदी को अपनी मातृभाषा बनाएं और इसको विकसित करने के लिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। तो आज की क्लास में हम 14 सितंबर की करंट के कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम चर्चा करेंगे हिंदी दिवस में बारे में। तो देखिए, हिंदी दिवस के बारे में क्या है। 14 सितंबर को 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए, हिंदी राष्ट्रभाषा न होते हुए भी इसे संविधान के अनुच्छेद 343 में राजकीय कार्य में इसका उपयोग करने के लिए इसको मान्यता दी गई है। वैसे भारत के संविधान में किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। किसी भी भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 में राजकीय कार्य में इसका उपयोग करने के लिए इसको दर्जा दिया गया है। तो हिंदी दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। अब देखते हैं हिंदी दिवस पर क्या क्या हुआ था इसके बारे में। तो राष्ट्रभाषा न होते हुए भी केंद्र सरकार और संघ की आधिकारिक भाषा है। इसका जिक्र अनुच्छेद 343 में किया गया है। हिंदी को 14 सितंबर 1953 को 14 सितंबर 1953 को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तब से ही हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का कारण है कि 14 सितंबर 1953 को संविधान के द्वारा इसको घोषित किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को ही यह दिवस मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। आधिकारिक भाषा के तौर पर पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। जो भारत के अंदर जो पहला हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। इसी के दिन से 1953 के बाद से लगातार ये 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इस भाषा को आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस भाषा को जो लिखा गया है वो देवनागरी लिपि के अंदर लिखा गया है, जो भारत की जो आधिकारिक भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा ये नहीं है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। इसी क्रम में आगे देखिए, 1953 सितंबर से मनाया गया था। हिंदी को आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाने के लिए पीछे कारण है। अनेक भाषाओं वाले राष्ट्र में प्रशासन को सरल बनाने के लिए जो हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने का जो पीछे रीज़न है, उसके पीछे ये है कि प्रशासन को इजी बनाया जा सकता है, समझने लायक बनाया जा सकता है, जिससे आम नागरिक इस भाषा के माध्यम से समझ सकते हैं, प्रशासन को, कानून को समझ सकते हैं और अपने अधिकारों की जानकारी ले सकते हैं, अधिकारों के बारे में प्राप्त जानकारी ले सकते हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। इसलिए इस भाषा को आधिकारिक रूप से अपनाया गया है। कब अपनाया गया है? 14 सितंबर 1953 को अपनाया गया था, लेकिन इसकी जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 1949 में ही हो चुका था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदी भाषा को जो हिंदी दिवस मनाया गया है 14 सितंबर को, इसके पीछे क्या कारण था कि भाषा प्रशासन को इजी बनाने के लिए, लोगों को समझ आ सके। क्योंकि मान लीजिए अलग अलग भाषा में होता तो अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम होती, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो आधिकारिक रूप से प्रशासनिक सरल बनाने का ये काम करती है। अब देखिए, आज की क्लास में हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम आज वंदे भारत करंट अफेयर्स के अंदर आज 14 सितंबर की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और 14 सितंबर के आज का जो करंट का पहला क्वेश्चन है वो है आपके सामने, ये लीजिए। करंट का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? करंट का पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, एक मिनट, ओके।
कि हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बात कर रहे हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। बागले है भाई, यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये प्रिंट में हो जाता है कभी। गोपाल बागले, मदन लाल रेगर है, या सुमित सेठ है, या पवन कपूर है। आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, कौन है? गोपाल वागले। गोपाल वागले को ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कहां पे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या बनाया गया? उच्च आयुक्त घोषित किया गया है भाई, इसको चुना गया है। और वर्तमान में बात करते हैं वागले साहब की, तो वर्तमान के अंदर, वर्तमान में ये श्रीलंका में है। अभी कहाँ पे है? श्रीलंका के अंदर है। और ये उच्च आयुक्त के पद पे वहां पे है, उच्च आयुक्त के पद के ऊपर है। कहाँ पे है? ये श्रीलंका में है वर्तमान में। लेकिन अगला जो है चुना गया है वो कहाँ के लिए नियुक्त किया गया है? इनको ऑस्ट्रेलिया के लिए नियुक्त किया गया है। वागले जी की आगे बात करते हैं हम, तो ये 1992 के, किसके? 1992 बेच के, 1992 बेच के भारत के विदेश, भारतीय विदेश सेवा अधिकारी के रूप में, यानी बात करते हैं IFS पोस्ट पर ये चयन हुए थे। और 1992 के ये बेच से लगातार है और विदेशी सेवा में ये सिलेक्ट हुए थे। और ये अभी वर्तमान में कहाँ है? श्रीलंका में है। लेकिन अगला जो चुना गया है वो किसके लिए चुना गया है? ऑस्ट्रेलिया के लिए चुना गया है। साथ ही में बात करते हैं मदन लाल रेगर के बारे में, बात करते हैं मदन लाल जी के बारे में बात करते हैं। तो मदन लाल जी जो वर्तमान में है, इनको राजदूत, राजदूत के तौर पर नियुक्ति दी गई है। कहां पे? कांगो गणराज्य के अंदर, कांगो गणराज्य के अंदर मदन लाल जी को राजदूत के तौर पर इनको नियुक्ति दी गई है। लेकिन गोपाल वागले जी है, इनको ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसके रूप में? उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है। जो वर्तमान में कहाँ है भाई? ये श्रीलंका में है। अब श्रीलंका से ये कहाँ जाने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं। तो ये आज का पहला क्वेश्चन था आपका। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हेल्थ से रिलेटेड ये चीजें आई है आज। वैज्ञानिकों ने अंग प्रत्यारोपण के लिए इस किसके भ्रूण से, किसके कर दो भाई, किसके भ्रूण से 60%, देखिए लगभग 60% मानव कोशिकाओं वाली की किडनी विकसित की है भाई। देखिए इन्होंने क्या किया है भाई कि दूसरे मान लीजिए जीवों का जो प्रत्यारोपण किया, अंगों को प्रत्यारोपण किया है। और ये क्या किया? प्रैक्टिकल किया है, जिसके अंदर उन्होंने एक किडनी बनाई है। जो किडनी है ना, मानव यानी मनुष्य है, उन मनुष्यों की 60% किडनियों से मैच कर रही है। जो आगे जाकर ये हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि कई लोगों की अभी किडनियां फेल हो जाती है तो मिल नहीं पाती है। तो इस प्रकार की जो विकास हो अधिक ये हो रहा है, आविष्कार हो रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज है। और देखिए ये बात करते हैं तो ये सुअर के अंग से हुआ है भाई। किसके? सुअर के अंग से, सुअर के अंग से ये किडनी बनाई, उनके अंगों को प्रत्यारोपण किया गया है। और जब उनसे किडनी तैयार हुई है तो वो किडनी मानव अंगों से, किडनी से बात करते हैं तो कितने प्रतिशत मैच कर रही है? 60% मैच कर रही है। और ये कहां पे किया गया है? ये अमेरिका के वैज्ञानिकों ने किया है भाई। किनके? अमेरिका के वैज्ञानिकों ने किया है। और कहां पे किया गया है? ये किया गया है गुआंग झाऊ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसन एवं हेल्थ डिपार्टमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट की नहीं यहाँ हुआ है। वहां के जो वैज्ञानिक है
वो वैज्ञानिक है मूग मूग देखिए वैज्ञानिकों के नाम अलग अलग है। मूग अल एस्टन, इन्होंने बताया है कि इसके लिए एस्टबेन है, एस्टबेन ने इस प्रक्रिया पर लगातार 5 साल से काम कर रहे हैं भाई। कितने साल से? 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं और अब जाके इनको सफलता मिली है। कितनी? 5 साल से ये काम कर रहे हैं और इनको सफलता मिली है। और कितने प्रतिशत मैच कर रही है ये? 60% मैच कर रही है। तो किसके अंगों से? सुअर के अंगों को प्रत्यारोपण करके जो किडनियां बनाई गई है प्रत्यारोपण करके, वो मानव किडनी से कितने प्रतिशत? 60%। कहाँ के वैज्ञानिकों ने? अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। कहाँ पे? गुआओझाऊ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिसिन एवं हेल्थ के जो वैज्ञानिक है वहां पे इंस्टीट्यूट है, वहां के उनके जो मेन वैज्ञानिक है उन्होंने ये बताया है कि ये 5 साल से हम ये इस पे शोध कर रहे हैं और ये शोध आज जाके तैयार हुआ है, जिसके अंदर अंग प्रत्यारोपण करते हैं तो 60% जो किडनी है वो मानव की किडनी से मैच करती है। किसकी अंगों से? सुअर के अंगों से बात कर रहे हैं भाई। तो देखिए आज का आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ष 2023 का डॉक्टर विष्णु सक्सेना गीत सम्मान अवार्ड किसे दिया जाएगा? बिल्कुल कमेंट करके बताइए किसको दिया जाएगा भाई। ये राव अजात शत्रु को दिया जाएगा, डॉक्टर विनोद सेठ को दिया जाएगा, मिथाली राज को दिया जाएगा, या देवकी राव को दिया जाएगा? कमेंट करके बताइए, बिल्कुल कमेंट कीजिए बिल्कुल इसका आंसर आप। बिल्कुल भाई, किसको दिया गया है? ये दिया जाएगा, अभी दिया नहीं गया, घोषणा हुई है। राव अजात सॉरी शत्रु को दिया जाएगा भाई, ये ठीक है ना। ये अजात शत्रु को दिए जाएंगे। और ये कब दिया जाएगा? ये दिया जाएगा 23 सितंबर 2023 को। कब दिया जाएगा? 2023 को दिया जाएगा ये। और इसके दिया कहां पे जाएगा? ये दिया जाएगा सिकंदरा राव, यह है आगरा में। कहां पे भाई? आगरा में दिया जाएगा। और इस सम्मान के साथ में 51,000 रुपए, 51,000 रुपए, साथ में एक शॉल इनको दी जाएगी, एक श्रीफल दिया जाएगा और एक सम्मान पत्र दिया जाएगा भाई। क्या दिया जाएगा? सम्मान पत्र दिया जाएगा। इनसे दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? राव अजात शत्रु को दिया जाएगा। ये 23 सितंबर को ये अवार्ड मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा सिकंदरा राव, जो कहाँ पे है राव? ये है आपका आगरा के अंदर है भाई, उत्तर प्रदेश में है मूल रूप से। तो यहाँ पे ये दिया जाएगा। और विष्णु सक्सेना का जो ये 2023 का जो अवार्ड है, कब का भाई? 2023 वाला जो ये सम्मान है, अवार्ड दिया जाएगा, वो दिया जाएगा राव अजात शत्रु को, उनकी कृतियों के लिए दिया जाएगा। आगे की बात करते हैं हम। लीजिए आपका क्रिकेट का एक सवाल आया है जी। किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में एक दिवसीय मैच में सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं भाई? सबसे तेज 13,000 दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर सबसे तेज 13,000 रन पूरे करने वाले जो क्रिकेटर है वो कौन है? आप बताइए, कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सब आप क्रिकेट देखते ही होंगे, सभी के सभी बिल्कुल अधिकतर देखते ही हैं। तो आप ये भी देखिए, क्वेश्चन बनता है तो हर चीज खेल के बन रहा है, तो ये क्रिकेट से बन रहा है। तो किस, देखिए विराट कोहली ने, बाबर आजम ने, रोहित शर्मा ने, या डेविड मिलर ने, किसने बनाया है भाई? बिल्कुल किसने बनाया है भाई? विराट कोहली ने। विराट कोहली ने ये सबसे तेज, अब तक का सबसे तेज 13,000 रन बनाए हैं भाई। किसके अंदर? वनडे की बात कर रहे हैं। वनडे में सबसे ज्यादा 13,000 रन इन्होंने बनाए हैं। और ये कितने मैचों में बनाए हैं? ये 277 मैच में बनाए हैं भाई। कितने? 277 मैच के अंदर विराट कोहली ने ये 13,000 रन बनाए हैं। और इससे जस्ट सेकंड नंबर पे आते हैं, वो आते हैं सचिन। सचिन ने ये बनाए थे 321 मैचों में। कितने मैचों में?
321 मैचों में सचिन तेंदुलकर ने ये 13,000 रन पूरे किए थे। और वही कि विराट कोहली ने यही जो रन है वो कितने 277 मैचों में किया था। और पाकिस्तान के खिलाफ, किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने 122 रन की पारी खेली है एशिया कप के अंदर, जिसके तहत ये 13,000 रन पूरे किए गए थे। और एक और इम्पोर्टेंट बात है भाई, ये जो सचिन तेंदुलकर ने 13,000 रन पूरे किए थे, ये भी पाकिस्तान के खिलाफ ही किए थे भाई। किसके खिलाफ किए थे? पाकिस्तान के खिलाफ ही किए थे। और इसमें सचिन तेंदुलकर ने 141 रन की पारी खेली थी। कितने रन की पारी खेली थी? 141 रन की पारी खेली थी। तो संयोग की देखिए कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने जब 13,000 रन पूरे किए थे तो दोनों ने ही, पहली बात तो ये कि शतक पूरे किए थे, भारत जीता था। और इसमें पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने 122 रन बनाए थे और सचिन तेंदुलकर ने वहीं ये कितने रन बनाए थे? 141 रन बनाए थे। यह आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सचिन तेंदुलकर ने भी 13,000। एक नंबर पे कौन है अभी? सॉरी, हेलो, हाँ, तो सचिन तेंदुलकर ने 321 रन 21 मैचों में बनाए थे और वहीं विराट कोहली ने 277। अब बात करते हैं, तो अब सचिन तेंदुलकर के टोटल शतक की बात करते हैं तो कितने हैं? 100 शतक है भाई। कितने शतक है? वहीं विराट कोहली के जो शतक है वो 77 शतक है। कितने? 77 शतक है, जिसके अंदर 47 शतक तो जो है वो वनडे के अंदर है भाई। किसके अंदर है? वनडे के अंदर। और उसके अंदर बात करते हैं 29 शतक है वो टेस्ट के अंदर है। किसके अंदर? टेस्ट के अंदर। और एक शतक है वो T20 के अंदर है। एक शतक किसके अंदर है? T20 के अंदर है। इस प्रकार ये कितने हो गए? 77 शतक हो गए हैं। और सचिन तेंदुलकर के शतक कितने हैं भाई? वो है आपके 100 शतक। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन आज का, लंदन अकादमी अवार्ड के लिए किन दो भारत वासियों को कर लेना भाई, वासियों को नाम लिया गया है भाई, इनको नामांकित किया गया है, इनको अवार्ड दिया जाएगा। तो भारत जो भारत में रहने वाले हैं वो विदेशों में जाकर रहने लग गए हैं। तो ऐसे कौन से दो भारतीय हैं जिनको लंदन अकादमी के अवार्ड के लिए इनको चुना गया है? तो देखिए कौन सा है? नंदिनी दास। अब दो की बात कर रहा है यहाँ पे तो दो ही आ रहा है, तो अपना आंसर इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों, यानी नंदिनी दास। नंदिनी दास के बारे में अपन पहले चर्चा कर देते हैं। नंदिनी दास जो है ये अभी ब्रिटेन में रह रही है भाई, ब्रिटेन के अंदर रह रही है और ये 40 वर्षीय है। 40 वर्षीय नंदिनी दास है, ये ब्रिटेन में रह रही है। और यह इनको एक किसके लिए? लंदन अकादमी अवार्ड के लिए इनको चुना गया है। और ये इनकी एक पुस्तक है, इन पुस्तक लिखी है कोर्टिंग इंडिया की। कौन सी लिखी है? कोर्टिंग इंडिया। इस पुस्तक के अंदर, इस पुस्तक के अंदर भारत में अंग्रेजों के आगमन से लेकर भारत की आजादी तक जितने भी कुछ फैक्ट थे उसके बारे में के अंतर्गत इसमें लिखा गया है, जिसके तहत इनको कौन सा? लंदन अकादमी अवार्ड के लिए इनको चुना गया है। और ये कहाँ पे रह रही है? ब्रिटेन के अंदर रह रही है। और ये भारत के अंदर जब थी, भारत के अंदर थी तो कोलकाता के अंदर, कोलकाता में यहाँ पे क्या कर रही थी? ये टीचिंग करवा रही थी भाई, अध्यापिका थी ये कॉलेज के अंदर। और इसके बाद ये कहाँ पे हो गई? ब्रिटेन के अंदर ये शिफ्ट हो गई है। और ब्रिटेन के बाद में 40 वर्षीय इन्होंने एक पुस्तक लिखी कोर्टिंग इंडिया, इसके माध्यम से इनको कहाँ चुना गया है भाई? लंदन अकादमी अवार्ड के लिए चुना गया था। दूसरा है अपने क्रिस मजापरा, ये अभी वर्तमान के अंदर बात कर रहे हैं इनकी, क्रिस मजापरा, ये अभी वर्तमान के अंदर बात करते हैं तो ये अमेरिका में रह रहे हैं भाई। कहाँ पे रह रहे हैं? ये अमेरिका के अंदर रह रहे हैं। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है ब्लैक घोस्ट। ध्यान से सुनना, इन पुस्तकों का नाम याद रखना है भाई। ब्लैक घोस्ट ऑफ एम्पायर,
ब्लैक घोस्ट ऑफ एम्पायर, ये पुस्तक लिखी है। और इन पुस्तकों की वजह से इन दोनों को कहाँ पे भाई, लंदन अकादमी अवार्ड के लिए इन दोनों को चुना गया है। नंदिनी दास है जो ब्रिटेन के अंदर रह रही है, इनकी पुस्तक है कौन सी, कोर्टिंग इंडिया। अभी पहले ये भारत में थी, तब कोलकाता के अंदर कॉलेज में पढ़ाती थी। अभी क्रिस जो मजाबरा है वो अमेरिका में रह रहे हैं, और इनकी जो पुस्तक है वो पुस्तक है ब्लैक घोस्ट ऑफ एम्पायर। इन दोनों को इसके लिए चुना गया, किसके लिए, लंदन अकादमी अवार्ड के लिए। आगे की बात करते हैं, आगे का क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ये अमेरिका के अंदर है भाई, अमेरिका के वाशिंगटन के, कैलिफोर्निया के अंदर है, ये कैलिफोर्निया के अंदर की ओर से जारी विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में जोधपुर के वैज्ञानिक नहीं है। ध्यान से रखना, जोधपुर के 7 वैज्ञानिकों को, जोधपुर के 7 वैज्ञानिकों को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की ओर से जो विश्व के 2%, केवल 2% की बात कर रहे हैं। देखिए 98% को हटा दिया गया है, 2% चुना गया है केवल केवल वैज्ञानिकों में। उसमें जोधपुर के जो है वो कितने, 7 वैज्ञानिकों को चुना गया है। लेकिन इसमें ये पूछ रहे हैं कि किसको नहीं चुना गया है, तो देखिए तनुज कंचन है, डॉक्टर जेसी तरफदार है, प्रोफेसर गौरव भटनागर है, डॉक्टर NM नार है, डॉक्टर दिलीप जैन है, प्रोफेसर राकेश के शर्मा है, प्रोफेसर भगवती और प्रोफेसर कश्यप है। इनको सबको इसके इस सूची के अंदर चुना गया है, लेकिन डॉक्टर S सोमनाथ है, इनको नहीं चुना गया है भाई। अब आप बात करते हैं, S सोमनाथ है वो इसरो के क्या है, अध्यक्ष है। और अभी चंद्रयान 3 की जो भेजा गया है उसकी अगुवाई किसने की थी भाई, S सोमनाथ ने ही की थी। तो देखिए जोधपुर के जो 7 वैज्ञानिक है, ये आपको नाम याद रखने हैं। इसमें से केवल ये नहीं है S सोमनाथन है, वो अपने वैज्ञानिक नहीं है, ये इसरो के अध्यक्ष है। और चंद्रयान 3 को जो लॉन्च हुआ था उसकी पूरी की पूरी भागडोर इन्होंने संभाल रखी। तो देखिए जो भारत के जो भी, भारत से भी अपन बात करते हैं, राजस्थान से भी कैलिफोर्निया के अंदर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है, उन्होंने केवल दुनिया के 2% वैज्ञानिकों को चुना है। बेस्ट जो है उनमें अपने भारत से ही राजस्थान में जोधपुर के कितने, 7 वैज्ञानिकों का नाम इस लिस्ट में आया है। तो कितनी गौरव की बात है अपने लिए ये। तो बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चन ये। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आज का, प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने कितनी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। सूक्ष्म सिंचाई को यानी बूंद बूंद छोटी से छोटी सूक्ष्म सिंचाई को भाई कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा क्या हो, स्वीकृति दी है। तो देखिए इसके अंदर जो सूक्ष्म सिंचाई की जो तंत्र को मजबूत करने के लिए, यानी कम पानी के अंदर सिंचाई की जा सकती है, इस पारे के अंदर इस तकनीक को विकसित करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, यानी ड्रॉप वाले की बात करते हैं, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने कितनी वित्तीय राशि की घोषणा की है, तो ये घोषणा की है 765.07 करोड़ की। इस वित्तीय राशि की स्वीकृति प्रदान की है इसके अंदर, जिसके अंदर क्या होगा, देखिए इसको ये जो फंड दिया जाएगा वो किसके द्वारा जाएगा, माइक्रो, देखिए भाई कृषि से रिलेटेड या ऐसे कुछ भी जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको ध्यान रखना है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इरिगेशन, ये डिपार्टमेंट है भाई, फंड योजना के तहत, इसके तहत क्या होगा भाई, इस राशि को खर्च किए जाएंगे। और ये राशि के इस योजना के तहत इस राशि को खर्च की जाएंगी किस पे, सूक्ष्म सिंचाई तंत्र को मजबूत करने के लिए ये किया जाएगा। अब देखिए इसमें लक्ष्य रखा गया है 1 लाख हेक्टर भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई करने के बारे में। अब देखिए, अब आगामी की बात करते हैं, आगामी 3 वर्ष में, आगामी 3 वर्ष के अंदर ये धौलपुर, राजाखेड़ा नाम याद आया है, बिल्कुल राजस्थान के अंतिम छोर की बात कर रहे हैं, पूर्व से पश्चिम दक्षिण से देखोगे तो आप। और ये है एक सेपू,
इसके अंदर 28,800 हेक्टर जो जमीन है नहरी वाली, नहर के अंदर, जहां से नहरों से क्या होती है भाई, नहरी क्षेत्र से वहां पे इनको क्या किया जाए, यहाँ पे से सूक्ष्म सिंचाई, यहाँ पे भी क्या की जाएगी, सूक्ष्म सिंचाई लाई जाएगी। और ये योजना है 2023-24 के जो बजट में है वो घोषित की गई है। तो इस बजट के आधार पर आगामी 3 साल के अंदर टोटल लक्ष्य जो है 1 लाख का है। और धौलपुर, राजाखेड़ा और सेपू के अंदर की बात करते हैं तो 28,800 जो नहरी क्षेत्र, नहरों से जो सिंचाई होती है वहां पे भी सूक्ष्म, जहां पानी की जितनी जरूरत हो उसी के अकॉर्डिंग ही देने की बात कर रहे हैं। जिसके आधार पर कितना खर्च की अनुमति दी गई है, 765 करोड़ और 7 लाख रुपए की यहाँ पे बात की गई है। आगे का क्वेश्चन देखिए आज का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले के युवा आर्टिस्ट योगेश छिपा ने दिल्ली में G20 समिट में शामिल होकर ओकाला की प्रसिद्ध रंगाई छपाई का प्रदर्शन किया गया है। भाई देखिए, जो G20 अभी आपको पता है, G20 की बात कर रहे हैं, 9 और 10 सितंबर को कहां पे हुआ था, अपने दिल्ली के अंदर हुआ था भाई, दिल्ली के अंदर हुआ था, जिसके अंदर 20 देशों ने भाग लिया था। और इसका 21वां जो सदस्य बना था वो अफ्रीकन यूनियन बना था, जिसका 2025 के अंदर इसका जो सम्मेलन होगा G20 का, जो 2025 का सम्मेलन वो अफ्रीकन यूनियन में होगा। तो आपको आज का सवाल है कि 2024 का G20 सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। आज का सवाल है G20 का 2024 का जो सम्मेलन है वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, ये जो है चित्तौड़ के हैं भाई, जो योगेश जी है वो कहाँ के हैं, चित्तौड़ के हैं, चित्तौड़गढ़ के हैं। और चित्तौड़गढ़ में एक जगह है अकोला, और यहाँ की अकोला की जो रंगाई और छपाई है ना वो बहुत फेमस है भाई। अकोला की जो रंगाई और छपाई है, छपाई बहुत फेमस है। इसकी कला को योगेश छिपा ने, इस कला को G20 के अंदर जितने विदेशी आए हैं, जो इसके सदस्य हैं, उनके सामने इन्होंने ये प्रस्तुत की है। और जो कहाँ के हैं, चित्तौड़ के हैं, और इनका गांव कौन सा है, अकोला है। और इस रंगाई छपाई जो कला है इसको भी किस नाम से जाना जाता है, अकोला रंगाई छपाई की बात कर रहे हैं। तो ये जो है योगेश छिपा जी है वो कहाँ के हैं, चित्तौड़ के हैं, राजस्थान के जिला है चित्तौड़, चित्तौड़ जिले के ये निवासी है। आगे देखिए आज का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जयपुर में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में बांध सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जयपुर के अंदर बात कर रहे हैं, जयपुर के अंदर क्या किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया रहा है, जिस बांधों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या किया जा रहा है, एक सम्मेलन किया जा रहा है। वो सम्मेलन कब से कब तक होगा ये बात अपने करने जा रही है। तो ये जो सम्मेलन है वो 14 और 15 सितंबर को होगा भाई। कब होगा, 14 और 15 सितंबर को होगा ये सम्मेलन। इस सम्मेलन की अपन बात करते हैं तो इस सम्मेलन के अंदर जो देखिए, जल संसाधन मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय के साथ के अंदर जो जल संरक्षण की नीति अपनाई गई है वो विभाग के द्वारा ये किया जाएगा। और इसमें काम क्या किया जाएगा, नदियों का विकास किया जाएगा। इस पे चर्चा होगी, नदियों का विकास। और साथ में किया जाएगा गंगा की बात कर रहे हैं भाई, गंगा का जो संरक्षण है उसको कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में इसकी चर्चा होगी इस सम्मेलन में। और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन होगा वो करेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है भाई, जगदीप धनखड़। ये इस सम्मेलन का क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और जगदीश धनखड़ 14 सितंबर को ही सुरसरा नगरी, तेजाजी के धाम सुरसुरा भी जाएंगे। और वहीं से भी सलेमाबाद जो पीठ है श्री जी महाराज की, वहां पे भी ये जाएंगे।
आज का ये कार्यक्रम है उनका। और ये जो सम्मेलन हो रहा है वो कब होगा? 14 और 15 सितंबर को होगा, जिसके अंदर नदियों का विकास करना और गंगा का संरक्षण करना मुख्य उद्देश्य रहेगा। और ये किसके द्वारा रहेगा? ये जल शक्ति मंत्रालय व जल संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत ये काम किए जाएंगे। जिस सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ करेंगे। लीजिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हाल ही में किस अस्पताल में राजस्थान का यह पहला सफल पीडियाट्रिक लीवर ट्रांसप्लांट किया गया है? भाई बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आज का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान, इवन भारत की बात करें, राजस्थान में पहली बार ये हो रहा है। तो ये किया गया है भाई, देखिए इसके बारे में अपन चलते हैं। महात्मा गांधी अस्पताल के अंदर किया गया है। कहाँ पे किया गया है? महात्मा गांधी अस्पताल के अंदर। देखिए एक गुड़िया है, देखिए 12 वर्षीय, 12 वर्ष की गुड्डू है, एक लड़की है, जिसका नाम जो है वो आपको बताना है। आज का दूसरा क्वेश्चन है इसका। इस साक्षी है, वैसे लो मैं बता ही देता हूँ। साक्षी है, साक्षी 12 वर्ष की, वो पिछले 6 वर्ष से पीलिया और पेट में पानी भरने की बीमारी से ग्रस्त है, जिससे उनका क्या हो गया? लीवर खराब हो गया। अब उस लीवर को दूसरा ट्रांसप्लांट किया गया है। वो कहाँ पे किया गया है? महात्मा गांधी अस्पताल के अंदर किया गया है। अब देखिए इसके अंदर जो डॉक्टर है, वो जो डॉक्टर है वो देखिए इसके अंदर जो लगभग 12 घंटा तक ये ऑपरेशन चला है, जिसमें नेमिस डॉक्टर अलग अलग है भाई। नेमिस जो मेन डॉक्टर है, मेहता है, इन्होंने ये ऑपरेशन किया। साथ में इनकी टीम थी, वो 25 डॉक्टरों की और टीम थी भाई, 25 डॉक्टरों की टीम और थी। और ये लगभग ये जो ऑपरेशन है वो 12 घंटे तक चला। कितने घंटे तक चला? 12 घंटे तक चला। और ये सफल रहा, ये ऑपरेशन सफल रहा। तो राजस्थान में ये पहली बार हुआ है, सफल ऑपरेशन हुआ है ऐसा। और ये कहाँ पे हुआ? महात्मा गांधी हॉस्पिटल में हुआ था। और जो लड़की है उसका नाम क्या है? साक्षी है, 12 वर्षीय है। पिछले 6 वर्ष से वो पीलिया और पेट में पानी भरने की जैसी रोगों से ग्रस्त थी। जो डॉक्टर किसने? नेमिस मेहता ने और उसकी टीम ने, जिसकी टीम में 25 डॉक्टर थे। लगातार 12 घंटों तक ऑपरेशन किया बच्ची का और सफल किया इस ऑपरेशन को। तो ये बहुत ही एक अच्छी खबर है भारत के लिए, जो कि ऐसे हेल्थ डिपार्टमेंट में काम हो रहे हैं। और आज का ये सवाल अंतिम सवाल था, और हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। आज का क्वेश्चन ये है कि भारत का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस पोस्ट से पहले 1993 में किस क्षेत्र से विधायक थे? किस क्षेत्र से विधायक थे? ये आपको कमेंट करके बताना है। आज के 2-3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, वो आपको बताना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए दिशा ई राइस से।